Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम देखेंगे आज के पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के बाद फिजियोथेरेपी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो वेलकम करते हैं अपने शो में डॉक्टर मूसा बिन आमिर को और उनसे जानते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के बाद फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है। वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू? सर पहले तो हमारी आवाम को थोड़ा सा बताएं कि जो है पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन क्या होती है। देखें जी, पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि आपको कोई भी ट्रॉमा हुआ, किसी भी किस्म की आपको कोई हिट हुआ जिसकी वजह से आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है या आपको कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाता है आपके, या आप किसी भी इलेक्टिव सर्जरी से गुज़रते हैं, यानी कोई आपका को पट्ठा टूट जाता है या कोई भी इस तरह का ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी आपका मसला होता है, उसके बाद आप ऑब्वियसली एक ऑपरेशन से गुज़रते हैं। उस ऑपरेशन के बाद आप जब अपनी नॉर्मल लाइफ में आने के लिए जो एक्टिविटीज़ या जो आप अपने इस ट्रॉमा से गुज़रने से पहले आप जो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे थे उसको आपने रिज्यूम करना होता है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन करवाने के बाद आपका मकसद ये तो नहीं होता कि आप एक बिल्कुल नाकारा इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। ऑब्वियसली आपका ये मकसद होगा कि जिस तरह आप ऑपरेशन से पहले थे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपने वापस अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को उसमें लेके आना है। लेकिन जब भी ऑपरेशन होता है या जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो एक टाइम के लिए उस जोड़ को, उस पट्ठे को वहाँ पर जाम कर दिया जाता है, किसी कास्ट के थ्रू जाम कर दिया जाता है, कोई उसको पीओपी लगा दिया जाता है। तो उस अरसे में जब तक वो पट्ठा वहाँ पे जाम है या जब तक वो हीलिंग प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, तो वो जो जिस जॉइंट के ऊपर ये अमल जारी है वो अड़ने लग जाता है, ठीक है। उसके वो जॉइंट जो है वो जाम होने लग जाता है। अब जब आपका हीलिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, उस ख़त्म होने के बाद आप देखते हैं कि आपका जोड़ जो है अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। वो अब वहाँ पे आपके पट्ठों की एट्रोफी हो जाती है, आपका जो मस्कुलेचर है, जो आपकी ग्रिथ है मसल की, वो छोटी हो जाती है। आपको इस तरह लगता है कि मेरी टांग सुकड़ गई है या मेरा बाजू सुकड़ गया है, और अब आपका बाजू जो है या टांग या जो भी जॉइंट इन्वॉल्व था वो मूव नहीं कर पा रहा। तो इस सब को वापस नॉर्मल जो है जिस तरह ऑपरेशन से पहले था नॉर्मल हालात में लाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं और स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जो कि हर टाइप ऑफ सर्जरी के अकॉर्डिंगली डिफ़र करता है, ठीक है। तो इसको वापस अपनी नॉर्मल हालत में लेके आने का जो अमल है दैट इज़ पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन। दैट मीन कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिजियोथेरेपी से हम बाआसानी जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल आप देखें नी रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है बिकॉज एजिंग के साथ साथ नी प्रॉब्लम्स बहुत। तो क्या अगर हम लोग इस सर्जरी की तरफ ना जाना चाहें और विद फिजियोथेरेपी क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान वॉक करने लग जाए दोबारा? अच्छा, देखें जी, इसमें ये है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाई क्यों जाती हैं, ठीक है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो ज़्यादातर उसकी वजह जो है वो आर्थराइटिस बनती है, ठीक है। आर्थराइटिस क्या है कि आपके जो जोड़ हैं उसके ऊपर हड्डियों का या जो उसके ऊपर एक आप उसको कहते हैं नरम हड्डी जो होती है उसका भुरने का अमल शुरू हो जाता है। वो हड्डी का जो आउटर कवर है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। और ख़वातीन में ये मसाइल ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ख़वातीन के कुछ मसाइल होते हैं जिसके अंदर तकरीबन 45 साल के बाद ख़वातीन के अंदर ये अमल ज़्यादातर ख़वातीन में शुरू हो जाता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि वो आर्थराइटिस जो है या हड्डी का भुरना जो है वो किस लेवल पे है। इसको हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रेड 1, 2, 3 और 4।
अगर तो कोई भी मरीज़ ग्रेड 1 में है या ग्रेड 2 में है तो हम इस अमल को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ना ही कोई दवाई इस अमल को रिवर्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इस अमल को स्लो डाउन किया जा सकता है और वहाँ पर रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में चला जाता है तो फिर हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के अलावा जो है इसके अंदर और कोई दूसरा हल नहीं नज़र आता। तो उस सूरत में जो है एक सर्जरी की जाती है, जिस तरह भी आपने बताया, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आपके जो हड्डियों की आउटर कवरिंग है उसको शेव करके और उसके ऊपर जो है मेटल के इम्प्लांट्स या मेटल के होल चढ़ा दिए जाते हैं, ताकि जो आपकी हड्डी जहाँ से ख़राब हुई थी या भुर गई थी तो अब दोबारा से उसके ऊपर एक मेटल का होल आ जाए और वो आपका जो जॉइंट है वो दोबारा से नॉर्मल, जिस तरह आपका नॉर्मल जॉइंट है उस तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो भी इस अमल के लिए जाना चाहते हैं वो कुछ डरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनने में ये आता है कि ये सर्जरी करवाने के बाद टांग नहीं चलती, ये सर्जरी करवाने ऐसे होता है कि बूढ़े जी। लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक जो जेराटिक टाइम होता है, एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन्हें होता है पता नहीं वापस रिवर्ट हो पाएंगे कि नहीं। एक तो रिवर्ट होने की बात है ना, दूसरा ये है कि कुछ लोग ये सर्जरीज करवाते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो सर्जरी करवाने के बाद, जिस तरह भी मैंने आपको पहले बताया, सर्जरी करवाने के बाद वो उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं करते, ना उनका घुटना चलता है ना उनकी टांग काम करती है, ठीक है। तो वो फिर बाकियों को मशवरा देते हैं कि जी मैंने अपनी टांग जो है वो ख़राब करवा ली है, तो अब भी मुझे 15-20 लाख लगा के भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उल्टा और बेड रिडन जो है वो और हो वो जाते बेड हैं। रिडन हो गए हैं। हम पहले चलो दर्द के साथ चल लेते थे, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उनका ऑपरेशन गलत हुआ या उस ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ सोली रीज़न उसकी ये है कि जो लोग इस ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन नहीं करवाते उनका घुटना वहाँ पर जाम हो जाता है। वो किसी डर की वजह से नहीं उसको मूव करते या दर्द की वजह से मूव नहीं करते, लेकिन व्हाटसोएवर द कॉज इज, एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि उनका घुटना जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो बाकी लोगों को भी फिर वो इसी तरह एजुकेट करते हैं कि जी आपने ये सर्जरी नहीं करवानी क्योंकि ये तो कामयाब नहीं है। मैं अब तक तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 से 200 इस तरह के पेशेंट्स देख चुका हूँ और माशाल्लाह सब बेहतरीन काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अपने वॉक करते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर चल लेते हैं, ठीक है। जबरदस्त जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वापस अपनी रेगुलर लाइफ में आप प्रॉपर जो है वो अगर रिहेबिलिटेशन लेते हैं आफ्टर सर्जरीज तो आप वापस आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जी ख़वातीन अक्सर कंप्लेन करती हैं कि पिटनियों की दर्द, बाजुओं की दर्द जो है ये नहीं जाती बूढ़े लोगों में, इवन दो कि आजकल यंग जो जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है और लोग इस वजह से बहुत अवॉइड करते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो शायद ये चीज़ें और इन्हांस हो जाएंगी। तो आप बताएं ये क्या होता है और इसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है? अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि किसी भी जॉइंट का दर्द या किसी भी जगह के दर्द को आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, ठीक है। कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पाँव में दर्द है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको यही मसला है। पहली बात तो ये है कि पहले उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन होनी चाहिए कि रीज़न क्या है, ठीक है। अब बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं जॉइंट पेन्स की, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं आपके एंकल पेन की, रिस्ट पेन की, शोल्डर पेन की। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि यंग लोगों में इस तरह की जो दर्दें हैं, जो जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो मोस्ट कॉमनली अगर आप शोल्डर की बात करें तो शोल्डर में हमने देखा है कि जो लोग इवन जिम भी जाते हैं उनको भी शोल्डर की दर्द की शिकायत होती है। तो ये दर्द जो है ज़्यादातर टेंडिनोपैथी की दर्द होती है, यानी जो आपका पट्टा जिस चीज़ के साथ आपकी हड्डी से जुड़ रहा होता है उसको टेंडन कहते हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ओवर यूज़ की वजह से और बाज़ औक़ात किसी चोट लगने की वजह से वो टेंडन इरिटेट हो जाता है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे आपने घरेलू ख़वातीन की भी बात की है, तो ओवरहेड मूवमेंट उनमें बहुत कॉमन है। जिस तरह किचन में काम कर रहे हैं, ऊपर कैबिनेट्स बनी हुई हैं, बार बार हाथ ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, तो ओवर यूज़ की वजह से भी टेंडन इरिटेट हो सकते हैं। अब जिन भी लोगों में इस तरह की कोई दर्द होती है तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन उस बाजू को रोक देते हैं, ठीक है। वो किसी से कंसल्ट नहीं करते, वो रीज़न नहीं देखते कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है, वो उस बाजू को रोक देते हैं। बाजू रोकने की वजह से
1 या 2 हफ्ता वो काम नहीं करते, वो दर्द सेटल हो जाती है। लेकिन ये दर्द को सेटल करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगली दफ़ा जब आप ये करेंगे और अगली दफ़ा ये दर्द आपकी फ्लेयर अप होगी तो ये पहली दफ़ा से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं और एक स्पेसिफिक इसका भी टाइम पीरियड है रिहेबिलिटेशन का, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। और बड़ा उससे ही इंशाल्लाह बेहतर इंटरेस्टिंग होता है। डॉक्टर साहब ये टॉपिक है और बड़ा अच्छे से जो है वो आप हमें बता रहे हैं। चूँकि टाइम कम है और अब हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं कि वो ऑलवेज हियर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या प्रिवेंटिव मेजर जो हैं हमारी आवाम को बताना चाहेंगे कि जिससे जो है वो इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और अगर वो सर्जरीज कराते हैं तो किस तरह बआसानी इसको मैनेज कर सकते हैं? अच्छा जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग असल में इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इलाज की तरफ भी हम लोग उस वक्त जाते हैं कि जब हमारी बिल्कुल बस हो जाती है। तो अगर हम इलाज से पहले प्रिवेंशन की तरफ गौर करें, अब देखें जिस तरह मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता सकता हूँ कि जो एथलीट्स होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हर स्पोर्ट की एक डिफरेंट डिमांड है। अगर आपकी ओवरहेड मूवमेंट ज़्यादा है, आपकी शोल्डर की मूवमेंट ज़्यादा है, तो आपने अपनी शोल्डर मोबिलिटी के ऊपर काम करना है, आपने अपने शोल्डर की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है, आपने अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, ताकि जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, जो मूवमेंट्स आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उनके अंदर कोई इंजरी ना हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जॉइंट की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो और मोबिलिटी इतनी अच्छी हो कि जब भी आप अपनी वो मूवमेंट्स परफॉर्म करें तो वो जॉइंट के ऊपर ओवरलोड ना पैदा कर सकें। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल जो हाउस होल्ड ख़वातीन की बात करें या वो लोग जिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए भी नॉर्मल एक्सरसाइजेज, नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स और नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो भी हमसे कंसल्ट करता है तो हम उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी प्रिवेंशन भी गाइड करते हैं। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर मीसा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेजर्स दी कि अगर हम सर्जरी के फ़ौरन बाद जो है प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेते हैं और अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से अगर अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं तो हम मस्कुलर प्रॉब्लम से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स में से कोई भी ऐसा सिम्टम फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप हमारे फोरम पे मौजूद हेलो डॉक्टर पे मौजूद डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स हियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।